हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह चैप्टर थोड़ा वास्ट जरूर हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसके चैप्टर के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आपको डेफिनेटली वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको बहुत बार पहले भी आ चुका है, 2019, 20 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये किस्म से। ठीक है, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ये अगर आपने थ्योरी अभी तक इस चैप्टर की नहीं की है तो हमने प्रॉपर इसकी वीडियो डाल रखी है एक्सक्रेटरी सिस्टम की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ऐसे इसको उड़ा दोगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन बताने हैं आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, सिर्फ ऑर्गन के नाम बताने हैं। आपको पता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। पेयर ऑफ किडनी होता है और आपका यूरेटर होता है, एक पाइप सी होती हैं, दो ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनको यूरेटर्स बोलते हैं, जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके लेके आती हैं और फिर वो कहाँ पे डाल देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में वो डाल देते हैं और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हमारी बॉडी से वो हो जाते हैं। तो कौन कौन से इसमें पार्ट हो जाते हैं? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलिए आगे इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको बताना है कि हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हमारी बॉडी के अंदर ये यूरिन आता कहाँ से है। किडनी, यूरेटर्स और ये इसको कलेक्ट तो करके ले आते हैं, पर किडनी के अंदर ये यूरिन आया कहाँ से। तो इसकी पूरी प्रोसेस हमने डिटेल में कर रखी है, फिर भी मैं यहाँ पे करवा देती हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में इसको। देखिए क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत ही, जैसे CO2 होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको तो हम क्या करते हैं, गैसियस प्रोडक्ट होता है, वो सांस के थ्रू, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के थ्रू उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सचेंज उनका हम कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी ब्लड के अंदर जो इंक्लूड है, जो वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, उनको हम सांस के थ्रू कैसे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है किडनीज का। ठीक है, किडनी के अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, वो होता है नेफ्रॉन। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्रॉन है किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट और न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम की यूनिट। ठीक है, तो इसकी हम प्रोसेस देख लेते हैं। 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरी होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर आपको बुक वगैरह में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम बस यहाँ पे समझने का काम करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है, वहां पे बहुत सारी कैपिलरीज का झुंड बना हुआ होता है और वो एक कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वो जो कैपिलरीज हैं वो फिट होती हैं। उसमें क्या होता है, जो भी आपका ब्लड आता है वो प्रेशर से वो ब्लड आया, उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब एक किस्म से उसके नीचे छलनी लगी हुई होती है। ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल है उनके नीचे एक छलनी टाइप लगा होता है, फिल्टर कर देता है जो भी ब्लड के अंदर होता है। तो क्या होगा, जो छोटी छोटी जो बड़ी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, RBC हो गया, WBC हो गया, वो तो उस छलनी में से नीचे जाएंगे नहीं, है ना। तो जैसे जो आपके लिक्विड हैं जो डिजोल्व हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो डिजोल्व होके उसमें में से पार हो जाते हैं। तो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ, वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, पोटेशियम आयन हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करता है, और अमोनियम सोल्ट हो गया, जैसे ये सारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ये क्या करते हैं, ये तो बाहर आते ही आते हैं। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के लिए जो हेल्पफुल हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारी उस ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यूरिन में वो इंक्लूड होने लग जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं आपके, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है और सोडियम यहाँ पे हो जाता है, ये भी वहां से पास हो जाते हैं। अब क्या करें भाई, अब ये सारी बोमेन कैप्सूल में आके इकट्ठी हो गई, लेकिन हमें तो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट निकालना था, ये तो यूजफुल सब्सटेंस भी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। अब क्या होगा, ऐसे तो सारे हमारे निकल जाएंगे यूजफुल सब्सटेंस। अब क्या होता है, जो आपका बोमेन कैप्सूल होता है वहां से लेके एक ट्यूब बनी होती है, एक लूप ऐसे बना होता है।
ठीक है। यहाँ होता है आपका बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है जो लास्ट में यूरिन बन के यहीं पे जाता है। तो इसका जो ये हिस्सा होता है ये होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे जो होता है वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि घुमावदार ये है, और यहाँ पे है लूप ऑफ हेनले। तो मेन काम यहाँ पे इस ट्यूब में के अंदर होता है। सबसे पहले पीसीटी के अंदर यहाँ पे आएगा बोमेन कैप्सूल के बाद, तो उसमें क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल भी है। तो पीसीटी क्या करता है, जो भी आपके क्या होते हैं यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको यहाँ ये जो हर जो नेफ्रॉन होता है वो मिलियंस ऑफ कैपिलरीज से क्या होता है, मतलब घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या करता है ये ग्लूकोज हो गया, वाटर जो ज्यादा आ गया था, कम आना चाहिए था, सोडियम हो गया, उसको क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब करवा देगा, वापस से ब्लड को दे देगा कि भाई ले जाओ आप, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ले जाओ, ये बढ़िया सब्सटेंस है। तो ब्लड उसको ले जाता है कैपिलरीज के अंदर, फिर बाकी सभी ब्लड के अंदर वो जाके मिला देता है। उसके साथ साथ क्या होता है, थोड़ा ही बहुत अमाउंट में यूरिया भी पास आउट हो जाती है, जो इतनी हार्मफुल नहीं है, वो दूसरी बार हम जब फिल्ट्रेशन होगा उसमें वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसका दूसरा पॉइंट है, वो क्या कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के वो अंदर होता है। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं तीसरा इसका पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या हुआ, पीसीटी ने जैसे यहाँ पे क्या कर दिया था, रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया था। अब यहाँ पे डीसीटी के क्या हुआ, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होता है, वहां पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी जैसे सोडियम हो गया, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, उनका यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन डीसीटी क्या होता है, अब यहाँ पे डीसीटी में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट था, जो ब्लड था जिससे फिल्टर हो गया है, वो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, डीसीटी बोलता है कि भाई मैं उसके बाद ब्लड आपके पास अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो अभी भी मुझे दे दो, मैं अपने साथ अभी तो ले जाऊंगा, उसके बाद मैं जो आपने वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला है उसको मैं कलेक्टिंग डक्ट को दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, अभी तो आप दे सकते हो। तो फिर ब्लड क्या बोलता है, हाँ भाई है मेरे पास। वो क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा अगर यूरिया है उसके पास या पोटेशियम आयन उसके पास पड़े हुए हैं तो वो डीसीटी के अंदर इसको डाल देगा। फिर डीसीटी क्या कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट में उसको डाल देता है, और ऐसे क्या होता है, पूरा वेस्ट प्रोडक्ट आपका बॉडी से बाहर निकल आता है। फिर वो किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो 3 स्टेप यहाँ पे होते हैं। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी और बोमेन कैप्सूल में होता है। दूसरा होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्ट करके उसने रीअब्जॉर्ब करवा दिया, वो होता है पीसीटी के अंदर जो बढ़िया सब्सटेंस है उनका। तीसरी चीज होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूब के अंदर कुछ सिक्रेट कर रहा है ब्लड, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। जैसे यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे ब्लड कैपिलरीज से किस में आ जाती हैं, डीसीटी के अंदर आ जाती हैं, और फिर वो पास आउट हो जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, या अगर एक इसके साथ और क्वेश्चन जोड़ देंगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 2 से 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, जैसे भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन के अंदर जाते ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पूछा गया है कि अलग अलग सिचुएशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। जैसे उसको ज्यादा ऑक्सीजन हम दे दें तो किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, अगर ऑक्सीजन ही ना दें तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन कर दें, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वहां पे दे दें तो क्या होगा, कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह हमें करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी एक्सरसाइज हम करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, उतना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ग्लूकोज यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्लूकोज में आप देख रहे हो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो पायरुवेट है, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जगह का नाम आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि पहला स्टेप क्या होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, वो होता है पायरुवेट में टूट जाना। इसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट होता है ये अलग अलग सिचुएशन में टूटता है, पहला एब्सेंस में, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है ईस्ट के अंदर, आपको याद रखना है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है, ईस्ट की बॉडी के अंदर वो होता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम एनएरोबिक वो
ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस है ये। इसमें कौन कौन सी बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो यहाँ पे बने हुए इनको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी, एक एक करके पूछ लेंगे, एक एक नंबर में। अगर इकट्ठे पूछ रहे हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे होता है एथेनॉल, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होता है एनर्जी, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस टाइम पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, वो होता है मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मसल्स के अंदर कैसे होता है। आप देखोगे कि जब ज्यादा एक्सरसाइज आप कर लेते हो तो हाथों पैरों में दर्द होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे क्रैम्प बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रैम्प क्यों बनते हैं, वो बनते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। तो जो आपका ग्लूकोज होता है, जो पायरुवेट होता है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, कंप्लीटली टूट नहीं पाता। तो क्या हो जाता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसी वजह से वो लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देता है और साथ ही साथ एनर्जी यहाँ पे निकाल देता है। थर्ड क्या है, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये आपको याद रखनी है, कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी वो, इसमें कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, यहाँ पे निकलती है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखिए कुछ कुछ इसकी तरह लग रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की तरह। CO2 इसमें भी था, इसमें भी है, एनर्जी इसमें भी था और इसमें भी है, बस एक प्रोडक्ट अलग है। यहाँ पे H2O निकल रहा है, यहाँ पे एथेनॉल की प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और जो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है प्रोड्यूस, वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो क्या है 38 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कौन सा हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेंशन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आपको पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करती है। जो भी हम बॉडी में खाना खाते हैं वो अब्जॉर्ब किस में होता है, ब्लड के अंदर होता है। वो ट्रांसपोर्ट करवा के पूरी बॉडी में हमारी पहुंचा देता है। तो ऐसा क्या होता है ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो उसको पहुंचा देती है हर जगह। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो करवा देती है, खाने का, पानी का, वेस्ट प्रोडक्ट का, सभी का करवाती है। तो 2 कंपोनेंट हमें ब्लड के बताने हैं। 2 कंपोनेंट कौन से हैं, एक आपको देखने को मिलता है ब्लड के अंदर RBC, रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है WBC, और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट्स भी होता है। जैसे आप देखते होंगे जब भी डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होगा आपका, थर्ड आपका एक चीज और हो जाती है, प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड RBC का मोटा मोटा हम फंक्शन देख लेते हैं। क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाता है। और जो WBC होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमें WBC की वजह से ही मिलती है। और जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, जब भी हमारे कहीं भी बॉडी पे कट लग जाता है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो ब्लड स्टॉप कब होता है, जब उस पे खून का थक्का जम जाता है, क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की। तो वो क्लोटिंग कौन करवाता है, प्लेटलेट्स करवाता है। जब भी अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गए आपकी बॉडी के अंदर तो वहां पे क्लोटिंग नहीं होगी, सारा बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गए, इनके एक एक फंक्शन आप याद कर लोगे, एक एक दो दो। चलिए, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी होता है। एक बार तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और एक बार उसमें क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पाथ क्या होगा, वो कैसे हार्ट से बॉडी के अंदर आएगा। तो हमें पता है सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कहाँ से होती है, वो होती है लंग्स के अंदर से, क्योंकि वहां पे एल्विलाई होते हैं जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स से घिरे हुए होते हैं, और वहां पे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, जो जिसको ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा लगाव होता है। वो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को अटैच करके लेके आता है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से वो लंग्स से प्योरीफाई करवा के ऑक्सीजनेटेड करवा के ले आते हैं, और वहां पे लेके कौन आता है, वो लेके आता है पल्मोनरी वेन्स। वैसे आप देखोगे वेन्स क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो उल्टा काम करते हैं। जिसके आगे पल्मोनरी लग गया वो उल्टा काम करने लगी, और जब क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, कहां से, लंग्स से लेके हार्ट तक। हार्ट तक वो लेके आए, उसके बाद उसने क्या कर दिया, लेफ्ट आर्टरियम में डाल दिया। एक चीज याद रखनी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहले लेफ्ट आर्टरियम में आएगा,
उसके बाद वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर आपके एरोटा के होते हुए आर्टरीज से आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ वॉल प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जैसे अभी हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में जब आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो हम देख लेते हैं क्या फंक्शन होता है। जैसे ही क्या हुआ, ऊपर वाला जो आपका चैम्बर होता है हार्ट का, वो होता है आर्ट्रियम, ठीक है। नीचे वाला होता है वो होता है वेंट्रिकल। तो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसका क्या होगा, जैसे बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, बाग वापिस से क्या हो, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो वापिस से आर्ट्रियम के अंदर ही ना चला जाए। बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं, जो वॉल वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो इनका वॉल जहां भी प्रेजेंट होते हैं, उनका बस एक ही काम होता है, बैक फ्लो को रोकना। एक ही क्वेश्चन आपका मिल सकता है कि वेन्स के अंदर वॉल क्यों प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। क्योंकि क्या होता है, वेन्स में जो ब्लड होता है वो ज्यादा प्रेशर से नहीं जाता, और इसी वजह से, ताकि बैक फ्लो ना होने लग जाए ब्लड का, इसी वजह से उसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं। राइट, वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी एंड वेन्स क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती हैं। तो ये पूछा गया है कि एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर है। तो आर्टरी का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हम देखते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थिक वॉल होती हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज है आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके जाती है, और जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आता है। तो जो थिन वॉल होंगी प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी और टूट जाएंगी। इसी वजह से जो आर्टरी होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती हैं और इलास्टिक भी होती है, प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन जो वेन होती हैं वो क्या होती हैं, उन वो थिन वॉल होती है, उनको इतने ज्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं आ रहा होता, तो ज्यादा थिक वॉल की जरूरत उनको नहीं है। इसी वजह से क्या होती है, उनकी वॉल थिन होती है। और दूसरी चीज ये क्या होती है, आर्टरी जो होती हैं ये थोड़ी सी, मतलब इनका जो पैसेज होता है वो नैरो होता है, और जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी वाइडर होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देख लो। और वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वॉल्स, आर्टरीज के अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ऑटोट्रोपिज्म और हेटेरोट्रोपिज्म दो तरीके के आपने न्यूट्रिशन पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, और ये 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, प्री बोर्ड में भी आपका ये पूछा जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं। ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है। जो मतलब कुछ बैक्टीरिया, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो, अपना खाना खुद बनाते हो मतलब आप भी बोलोगे कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नहीं। जो सब्सटेंस होते हैं बनाने के लिए रॉ मटेरियल, वो कहाँ से लेके आते हो, वो हमें मिलता है प्लांट या फिर एनिमल से। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉरी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जिनको यूज होता है CO2 और वाटर, जो CO2 और वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो बना देते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है। और हेटेरोट्रोपिज्म क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं, इनको ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होना पड़ेगा अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है भैया, अगला डिफरेंस हम देख लेते हैं। ये इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और इनको चाहिए सनलाइट। तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए इनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। लेकिन जो हेटेरोट्रोप होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, उनको सनलाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती खाना बनाने के लिए। आगे हम देख लेते हैं, ये कीमोऑटोट्रोप और फोटोऑटोट्रोपिज्म होते हैं। फोटो मतलब सनलाइट, जिनको जरूरत पड़े। कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल का यूज करके भी बना लेते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं वो होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक जो कि डेड डिकेड एनिमल से अपना खाना बनाते हैं, और होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं, जैसे बेल आप देखते हो कि दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। और जो आपका ऑटोट्रोपिज्म होता है, वो जो फूड चेन होती है, और इन्वायरमेंट चैप्टर में आप पढ़ोगे, उसमें सबसे नीचे लाई करते हैं। और जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो ऑटोट्रोप से ऊपर लाई करते हैं। एक आधा हम एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यूग्लेना एक एल्गी होती है, और ग्रीन प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिज्म करते हैं। और काऊ, गोट और ये आपका क्या हो गया, ये हेटेरोट्रोपिज्म करते हैं, ठीक है।
आगे एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं, इसके बाद बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, तो देख लीजिए। हम देख लेते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होगी कि रेस्पिरेशन भी तो सांस लेने की प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं और ब्रीदिंग भी सांस लेने की प्रोसेस होगी, तो डिफरेंस क्या इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस ये है, जो ब्रीदिंग होती है वो जैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। बाहर की प्रोसेस है, आउटसाइड की प्रोसेस है, और क्या होती है, फिजिकल ये प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी केमिकल चीज यूज नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है। और क्या करती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये यहाँ पे होता रहता है। और जो रेस्पिरेशन होता है, हम लेके चले गए अंदर सांस, अंदर ऑक्सीजन लेके चले गए, उसके बाद की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होता है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन देख के आए थे कि जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के थ्रू हम अंदर लेके गए हैं, वो सारी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। ठीक है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। केमिकल कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, ये फिजिकल प्रोसेस होगी। ये क्या होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन करवाता है फूड का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है। मतलब रेस्पिरेशन में आप एक किस्म से मान सकते हो ब्रीदिंग भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन इंक्लूड नहीं है। अब क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए कोई भी हमें एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ मसल्स का हम यूज करते हैं सांस अंदर बाहर करने के लिए। लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसके लिए हमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है फूड का, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कोई ना कोई एंजाइम हमें चाहिए। और जो ब्रीदिंग होता है उसमें हम किसी भी टाइप की हमें एनर्जी मिलती नहीं है, उल्टा हम सांस लेने के लिए एनर्जी यूज करते हैं। तो जो ब्रीदिंग है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो रेस्पिरेशन में उसको आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और जो ब्रीदिंग है ये कुछ ही ऑर्गन आपका करते हैं, कुछ ही ऑर्गन में पहुंच पाती है, जैसे मुंह से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। ऐसे ही आपका जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन लेकिन पूरी बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, हर सेल में फैला हुआ होता है। तो हर सेल में क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन वहां पे होता है, तो उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये डिफरेंसेस थे आपके ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में। 5 से 6 क्वेश्चन हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। ऐसे ही हम आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हम एक एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।